हेलो एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। तो आज कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज कोई पेपर टू का ना एसे करेंगे, ना रिपोर्ट करेंगे, ना आर्ग्यूमेंट करेंगे। कर लिया वो। आज एक उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करेंगे। आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लूँगा, है ना। वो टाइम लेना ज़रूरी है थोड़ा, बिकॉज़ मैंने भी एग्ज़ाम दिया। लास्ट ईयर मैंने भी दिया था। लास्ट वीक एग्ज़ाम का मेरे टाइम भी आया था, जो आपके साथ चल रहा है अभी। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है ना। तो अब फाइनली एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है तो लगता है कि ठीक है, फाइनली अब बोर्ड में आ गए, अब ना हो देना ही एग्ज़ाम। तो विद इन 7 days अप्रॉक्सीमेटली आप लोग एग्ज़ाम हॉल में होंगे और एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो बस बातें की तरह सुनना है, ना ज़्यादा नोट्स बना के सुनना है, ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेके सुनना भी है। बस बात करनी है, ठीक है। तो लिखा हुआ है डी डे अप्रोच। क्या अप्रोच रहेगा? सिर्फ डी डे का नहीं, अभी से लेकर के डी डे तक का। डी डे का अप्रोच तो मैं बताऊंगा ही, बट मैं चाहता हूं कि अभी से लेकर के एग्जाम तक आप कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखें। आपने बहुत मेहनत करी है। ये लास्ट एक वीक जो होता है, ये उस मेहनत को शेप करने का टाइम होता है। तो यू जस्ट नीड टू शेप योर मेहनत टुवर्ड्स योर गोल। एंड इस वीक से ज्यादा प्रोडक्टिव वीक इस काम को करने के लिए नहीं हो सकता है। तो ठीक है, इसी नोट पे शुरू करते हैं। 4 चीज में बात करूंगा, बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपली। बस सबसे पहली चीज है नॉन अकेडमिक चीज, जिसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है। इस लास्ट वीक में आपको पढ़ाई के अलावा क्या करना है? आपको इन 5 बात का ध्यान रखना है: हेल्थ, स्लीप, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन एंड मोरल। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके जहाँ भी सेंटर्स हैं, जहाँ भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, मेजॉरिटी ऑफ द रीजन्स में बहुत तेज़ गर्मी या बारिश, इन दोनों में से ही कुछ हो रहा होगा। मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ में आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, या तो बारिश हो रहा होगा। एंड ये दोनों जो है ना, ये बहुत क्रिटिकल समय होता है जब इंसान बीमार पड़ता है। कभी आप ज़्यादा ठंडा पानी पी लें, उससे बीमार पड़ जाएंगे, गला बैठ जाएगा, या फिर बारिश में भीग जाने से बैठ जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी हैं आप अवॉइड करें। इस वीक में थोड़ा सा पेन होगा, मत पियो ठंडा पानी, गर्म पानी पी लो, नॉर्मल पानी पी लो, बाहर का खाना बंद कर दो थोड़े दिन। एक बार हो जाएगा, उसके बाद पार्टी कर लेना कुछ दिन। बट ये लास्ट वीक में बहुत ध्यान रखना होगा हेल्थ का, बिकॉज हेल्थ अगर सही रहेगी तभी आपका माइंड सही तरीके से फंक्शन कर पाएगा, इस वीक भी और ऑफ कोर्स डी डे के दिन भी, है ना। दूसरी चीज़ है स्लीप। मुझे पता है लास्ट एक महीने में जितनी पढ़ाई होने लगती है, जितना रिवीजन करना होता है, उस वजह से स्लीप साइकिल सबकी ख़राब हो जाती है। बट ट्राई करो कि इस वीक में उसको बेटर किया जाए, बिकॉज एग्जामिनेशन मॉर्निंग में 10 बजे से होगा। सेंटर पे पहुंचने का टाइम उससे पहले होगा, 9 बजे के आसपास। अब सेंटर पे 9 बजे पहुंचना है, हो सकता है किसी किसी का सेंटर 1-1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हो, तो अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। और एनीवेज एग्जाम से एक दिन पहले नींद नहीं आएगी। तो वो सब चीज़ जो पहले से थोड़ा ध्यान रखो, और स्लीप अच्छी लो। डोंट लाइक पुश टू मच रात में। ट्राई करो कि, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा होगा, बट ट्राई करो ये लेने का। ये बर्डन ले करके स्लीप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, तो उसकी वजह से इतना डिजीनेस रहेगा एग्जाम के टाइम पे कि एनीवेज क्वेश्चन गलत करोगे। तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिवीजन का? इससे बेटर है कि स्लीप लो अच्छे से। अब देखो, कंसंट्रेशन जो है ना, ये कंसंट्रेशन टाइम वाइज कंसंट्रेशन है। 10 से 2 एंड 2 से 5। ट्राई करो कि अभी एक वीक जो हो ना, इस टाइम में ज़रूर पढ़ाई करो, बिकॉज ये वो टाइम है जिस टाइम पे एग्जामिनेशन के डे के दिन एग्जाम हॉल में तुम्हें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 10 से 12 और 2 से 5 ट्राई करो कि घर पे हो, इस बीच में ज़रूर पढ़ाई करो, और ये उतने ही स्ट्रेच में करो। 10 बजे अगर पढ़ने बैठे तो 12 बजे तक बैठे रहो एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, और सिमिलरली 2 बजे बैठो तो 5 बजे तक रिवाइज करो। अगर अभी तक ये नहीं किया है तो ये टाइम पे ज़रूर करो, क्योंकि उस दिन आपको इसी 5 घंटे में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो जो भी अभी हम बात करेंगे कि पढ़ाई में क्या करना है, कैसे करना है, उसमें ये ज़रूर ध्यान रखना कि इस टाइम में उसको ज़रूर करो, ठीक है।
ये बहुत इम्पैक्ट करता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। मोटिवेशन, अभी कोई भी इधर उधर की बातें जो डीमोटिवेट करें उसको नहीं आने देना है। कट ऑफ कितना जाएगा, कितनी वैकेंसी ज़्यादा है तो क्या होगा, कंपटीशन कैसा हो गया, सर्विस कौन सी मिलेगी, फिजिकल कैसे होगा और मेडिकल कैसे होगा, भाई साहब वो सब रिजल्ट आने के बाद होगा। पहले रिजल्ट ले आओ। वो सारी सर्विस कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब बात बाद में, पहले अभी पेपर 1 और पेपर 2, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और तीसरी चीज़ है मोराल। ये मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। अपना मोराल बहुत नॉर्मल रखना है, बहुत ना तो बहुत ज़्यादा हाइप अप हो जाना है कि मैं तो इस बार फोड़ ही दूंगा, और ना तो ऐसे हो जाना है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन दोनों से बचना है। एकदम बैलेंस्ड रहना है, एकदम मध्यम मार्ग पे चलना है, और मोराल को एकदम अपने एग्जाम से अलाइन करके रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी, आपने बहुत अच्छे से किया है। आई नो कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। यू नीड टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे पता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, वही सेम चीज़ आपको अब बताना है कि यस यू नो दिस एज वेल, एंड देखना सब बहुत अच्छा होगा। अब तो ये बात हो गई कुछ जनरल। रिवीजन की बात क्या करनी है, तो देखो अब मुझे पता है कि हमेशा हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पोर्शन छूटा हुआ होगा, यही लग रहा होगा आपको कि ज्योग्राफी में भी छूटा हुआ है, पॉलिटी भी छूटा हुआ है, हिस्ट्री भी छूटा हुआ है, यही फीलिंग आती है। और ये ट्रस्ट में, ये इस साल जो भी रैंक 1 आने वाले हैं उनको भी ये सेम फीलिंग है। 2024 के सीएपीएफ में जिनका रैंक 1 आएगा उनको भी आज वही लग रहा है कि मेरा बहुत सारा पोर्शन छूटा हुआ है। बट अल्टीमेटली क्या मैटर करेगा कि 4 अगस्त को इस माइंडसेट को छोड़ करके कौन जाता है अंदर में। तो अभी रिवीजन का क्या करना है कि कुछ प्रायोरिटी बेस्ड रिवीजन करनी है। देखो, करंट अफेयर्स को रिवाइज करो, जनरल साइंस को रिवाइज करो, मैथ्स को रिवाइज करो, मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं, कुछ जो प्रैक्टिस है, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको लग रहा है थोड़े से वीक है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ये बहुत ज़्यादा हाई यील्ड देता है। डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब जैसे कि हमने पेपर 2 के पूरे कोर्स में बहुत जगह एस्से में, आर्ग्यूमेंट में डेटा और फैक्ट्स की बात की थी। अब वो क्या होती है, वो ईजिली आप भूलने वाली टेंडेंसी होती है, तो उसको रिवाइज करो क्योंकि पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, उसके ये जब करने के बाद आओ बाकी सब्जेक्ट्स पे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस में थोड़ा थोड़ा जो बचा है उसको रिवाइज करो, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल नेवर बी अ मास्टर ऑफ हिस्ट्री बिफोर गोइंग टू सीएपीएफ एग्जामिनेशन। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतिहास में अब इतना बड़ा ज्ञानी हो गया हुआ हूँ कि मुझे सब आता है, ऐसा नहीं फीलिंग आएगा कभी भी, किसी को नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली प्रायोरिटी बेस्ड रखो। करंट अफेयर्स का बहुत वेटेज है, साइंस का बहुत वेटेज होता है, मैथ्स बहुत आपको यील्ड दे सकता है, ये जो फैक्ट्स फिगर्स हैं ये आपको अच्छा एज दे सकते हैं पेपर 2 में। हिस्ट्री फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हिस्ट्री करो, फिर उसके बाद बचता है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी करो, मिसलेनियस करो, बट पहले ये करो। और ये सब करते हुए पीवाई क्यूज को मत भूलो। अब पीवाई क्यूज करंट अफेयर्स के नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स के पीवाई क्यूज तो पिछले साल के, जब वो जिस साल आए थे एग्जाम के उस समय के इंपॉर्टेंट है, बट इन सब के पीवाई क्यूज जरूर ध्यान रखो। पीवाई क्यूज ऑफकोर्स मैं होप करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपने देखा होगा पीवाई क्यूज कैसे आते हैं, बट अभी टाइम है कि मोर देन एनी किसी का भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को रिवाइज करने से ज्यादा अच्छा है कि आप पीवाई क्यूज रिवाइज करो। अभी पीवाई क्यूज यूपीएससी ने खुद सेट किया है, वो यूपीएससी का पैटर्न बताता है जिसका एग्जाम आप एक हफ्ते में देने जा रहे हो। तो ये बहुत फुलिशनेस होगी कि आप जिसका एग्जाम देने जा रहे हो उसके पूछे हुए क्वेश्चंस को छोड़ करके किसी प्राइवेट जगह के क्वेश्चंस को कर रहे हो। टेस्ट सीरीज जरूरी है करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज नहीं करना था, टेस्ट सीरीज करना था, बट टेस्ट सीरीज आपको पहले करना था, आपने कर लिया, वेरी गुड, ओके, अब उसको रख दो। उसमें कुछ अगर थोड़ी बहुत गलती वलती किसी टॉपिक में हुई है तो उसको देख लो, बट मेजर फोकस शुड बी पीवाई क्यूज। पीवाई क्यूज पहले भी की हैं तो अब उसी को रिवाइज करो, बट पीवाई क्यूज आप मेरे को थैंक करोगे आकर के ये बात, अगर जिसका भी अभी तक ये दिमाग में नहीं था कि इस वीक में पीवाई क्यूज करना है, मेरी बात मान करके कुछ टाइम अपने दिन भर का पीवाई क्यूज कर लो, एटलीस्ट लास्ट के 5-7 साल के कर लो सीएपीएफ के, एंड यू विल फील द एज। ये हो गया पढ़ाई से रिलेटेड। अब देखो कुछ पर्सनलाइज्ड चीज हो सकती है जो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पेपर 2 के बारे में कुछ भी नहीं प्रैक्टिस किया है लिखने का। तो अब ऐसे में नॉर्मली रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा लिखिए। अगर आप लिख रहे हैं, आपके पास टाइम है, दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर किसी ने बिल्कुल ही नहीं लिखा है तो मैं कहूंगा कि आप एक फुल लेंथ टेस्ट लिख के देख लें कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा पेपर 2 में पहली बार पेपर लिखने जाते हैं, उनको नहीं प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है और पेपर छूट जाता है। पेपर छूटना इज अ क्राइम बॉस। आप ऐसे एग्जामिनेशन में जहां पे अगर आप फाइनल लिस्ट देखेंगे तो एक एक मार्क्स पे 8-8 9-9 लोग हैं, वहां पे अगर आप एक 10 नंबर, 15 नंबर और 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है।
तो पहले तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप एक 3 घंटे का टाइमर, और कब 3 घंटे, 2 से 5, इस समय आप 3 घंटे में लिखने की एक दिन एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको वो पता लग जाए, आप उस हैंग में आ जाए, जिन्होंने नहीं लिखा है बिल्कुल भी। और जिन्होंने लिखा है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, टेस्ट वगैरह लगाए हैं, आप उन इवैल्यूएशंस को एक बार देख लीजिए, जो भी टेस्ट आपने जहां भी इवैल्यूएट कराया है उसमें क्या उन्होंने बोला था इवैल्यूएटर ने, और उसके बाद वही डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही जो सीरीज में भी मैंने कराए हैं, उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट ही हमने कराए थे, तो उसमें से देख लीजिए। जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है, मैं कहूंगा कि एक बार एटलीस्ट अपने आप को वो फील दिला दीजिए कि 3 घंटे का टेस्ट लिखना क्या होता है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 पेज के आसपास लिखना पड़ता है, 30 पेज के आसपास, तो यू नीड टू हैव दैट फ्लेवर। दूसरी पर्सनलाइज चीज क्या है कि जिन्होंने पेपर 1 का एक भी टेस्ट नहीं दिया है, मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 2 टेस्ट आप जरूर दे दीजिए, 10 से 12 के टाइम कोशिश कीजिए देने का, 2 टेस्ट एटलीस्ट, बट कौन से, फुल लेंथ टेस्ट। क्या होगा इससे, इससे बस ये होगा कि हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर, आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं आपको पता लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो राउंड्स में अटेम्प्ट करते हैं, कैसे राउंड में, कि चलो 125 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट राउंड में पहली बार में पूरे 125 क्वेश्चन में से सिर्फ वो क्वेश्चन करूंगा जिसके लिए आई एम श्योर। तो फर्स्ट राउंड में आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि हाँ ये मुझे पक्का आता है, उसको अटेम्प्ट किया, आगे बढ़े। जो लगा कि नहीं इसमें थोड़ा डाउट है, छोड़ दिया उसको, मार्क कर दिया उस क्वेश्चन पे, आगे बढ़ गए। पहले राउंड में आप कंप्लीट करते हैं, और पहले राउंड में मान लीजिए 125 में से आप 30 क्वेश्चन कर पाते हैं फॉर एग्जांपल, बट आपकी क्या होगी, ये एक्यूरेसी आपकी 95% होगी, बिकॉज आपने सिर्फ वही क्वेश्चंस किए हैं जो आपको आता है। फिर आप सेकंड राउंड में करने आएंगे, दिस शुड नॉट, अब आपको आता है एक क्वेश्चन तो दिस शुड नॉट टेक मोर देन 25 मिनट्स, बिकॉज 30 क्वेश्चन है, 1-1 मिनट आपको मिल रहा है, बट आपको आता तो था ना, 1 मिनट से कम लगना चाहिए इसमें। सेकेंड राउंड में आप करेंगे डाउटफुल क्वेश्चंस को, कौन से डाउटफुल, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, 50-50 हो रहा है या 70-30 हो रहा है, उसको आप करेंगे। और फिर आप, अगर आपके पास टाइम बचता है तो थर्ड राउंड, नहीं तो 2 राउंड में तो एटलीस्ट करने की कोशिश कीजिए। बट मेरा कहा हुआ कुछ भी ऐसे ही इंपोज मत कर दीजिए, मैं कह रहा हूं कि ये सारे अप्रोचेज हैं, बट ये अप्रोचेज आपके लिए कौन सा काम कर रहा है, ये आप इस फुल लेंथ टेस्ट में दे करके देख लीजिए। ये पर्सनलाइज्ड बातें मैं कह रहा हूं, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उनके लिए ये बात है। अगर आपने टेस्ट दिया है, आपका एक पैटर्न आपने डिसाइड कर लिया हुआ है कि मैं कैसे टेस्ट देता हूं, देन स्टिक टू इट। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने एक भी नहीं टेस्ट दिया है अभी तक, तो वो ये जरूर कर लीजिए। और तीसरी चीज क्या है कि ग्रामर, बहुत लोग ग्रामर में करते हैं, बहुत लोग ग्रामर की प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत लोग इस बेसिस पे जाते हैं कि मेरी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है तो मैं ग्रामर कर सकता हूँ। उनको मैं कहूंगा कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है ना, वो ध्यान कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा हाई मार्क्स यील्डिंग है, और सबसे, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेसिक एफर्ट्स के बेसिस पे फ्रेजल वर्ब में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इसको कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत रिवॉर्डिंग है। ठीक है, ग्रामर के रूल्स पढ़ने तो आप बैठेंगे नहीं आप, कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का क्या होता है, नरेशन क्या होता है, और टेंस क्या होता है, बट फ्रेजल वर्ब अगर आप कुछ पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत आपको सेंटेंस बनाने का और उसके मीनिंग आइडेंटिफाई करने का कुछ पैटर्न मिल जाएगा, बहुत यील्डिंग होता है, 2 मार्क्स का एक होता है। तो ये कुछ पर्सनलाइज बातें हो गई। इसके अलावा कुछ जनरल बातें ये हैं कि देखो, बीच में 2 घंटे का ब्रेक आपको रहेगा, तो उस 2 घंटे के ब्रेक में एटलीस्ट वाटर तो यू शुड बी कैरिंग, यू मस्ट हैव अ वाटर बॉटल विथ यू। बहुत गर्मी है, सेंटर पे कैसा रहता है सिचुएशन, वाटर रहता है, वो जनरली वाटर प्रोवाइड करते हैं वो, बट आप उनके भरोसे नहीं जा सकते, तो कैरी ए वाटर बॉटल। ठीक है, उसके बाद कुछ भी हो, एक बार अपने सीट पे बैठने से पहले अच्छी आदत ये होती है कि जैसे ही आप सीट पे बैठे, एक बार अपने सीट के नीचे वो जो डेस्क होता है या आसपास देख लीजिए, कोई वहां पे कागज का टुकड़ा या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर कुछ है तो इमीडिएटली आप बता दीजिए एग्जामिनर को, वरना बाद में अगर वो खुद देखेंगे आपने ध्यान नहीं दिया, आपका था नहीं, पहले से रखा हुआ था, और वो देखेंगे तो लगेगा कि आपका है। तो आप वो ये सब चीजें कर लीजिए पहले बैठ करके, अपने आप को जब तक क्वेश्चन पेपर OMR नहीं मिलता है, अपने आप को थोड़ा सा वहां पे आंख बंद करके शांत कर लीजिए। बहुत उस प्रेजेंस में, अपने उस प्रेजेंट में ले आइए अपने आप को कि मैं एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर में हूँ, मुझे अभी इस 5 घंटे कुछ भी और नहीं सोचना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी रिलैक्स्ड, calm, composed and optimistic. If you are, for the next 7 days and for the 5 hours of the examination of the D-Day, there is no chance that you are not going to succeed, right? So you have to now affirm me. आप किसी भी तरीके से कमेंट्स में आप मुझे ये एफर्मेशन दिलाएंगे आज एग्जामिनेशन से 7-8 दिन पहले कि yes, I am going to give my best. You have to write this in comments कि yes, I am going to give my best, and मैं कुछ भी हो, कोई और चीज नहीं सोचूंगा, आई विल जस्ट गिव माई बेस्ट, एंड देन उस एग्जामिनेशन के दिन आई एम श्योर दैट यू विल बी डूइंग वेरी गुड।
सो आज मैं आपसे अफर्मेशन चाहता हूँ एग्जामिनेशन से पहले कमेंट्स में जाकर के आप आज अफर्म करेंगे कि यस आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, दैट्स इट, राइट? So my best wishes with you, all the very best. You are going to do very good. I have full faith in you and you are just very, very, very well placed and I'm just proud of you. I'm proud of you all. All the very best.